हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार मैं फिर से उपस्थित हूँ प्रवेश आप लोगों के सामने इस एग्जाम वॉरियर चैनल पर। तो सेशन को अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एक बार सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं ताकि वो भी यहाँ पर जुड़ जाएं और सेशन का एंजॉय ले सकें। तो आज के टॉपिक में हम कुछ नया चैप्टर लेके आए हैं और जो चैप्टर है उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये प्रॉफिट एंड लॉस हर किसी ने पढ़ा होता है अपनी ज़िंदगी में। किसी ना किसी को हर जगह प्रॉफिट हुआ होता है कभी ना कभी, और लॉस दोनों काम हुए होते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस ये टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बताते हैं कि सबसे पहले क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है। सबसे पहले इस बात की चर्चा करते हैं हम यहाँ पर। शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, या इसे बोले हिंदी में, हिंदी वाले बच्चे भी एक बार में समझते जाएं, लाभ और हानि। टॉपिक का नाम है लाभ और हानि। सबसे पहली बात, लाभ कब होता है और हानि कब होती है। इन दोनों बातों को अच्छे से समझने के लिए मान लीजिए अगर कोई आर्टिकल है, सबसे पहले बात करें कि आर्टिकल का वास्तव में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कि हम बात करें कि क्रय मूल्य। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है मान लो किसी आर्टिकल का। देखिए, जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, तो उसे बनाने में जो लागत आती है, मान लीजिए कोई कंपनी ए है, ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी ए है, ठीक है, एक कंपनी ए है और इस कंपनी ने कोई प्रोडक्ट अगर बनाया है, ठीक है, और इस कंपनी ने अगर कोई प्रोडक्ट अगर बनाया है तो उसे बनाने में जो भी लागत आती है, क्या आती है, लागत। मान लो कोई एक पार्ले जी कंपनी है, ठीक है, उसे बनाने के बाद कंपनी ने उस पर टैक्स भी लगा होगा, वैट जो भी लगता है, उसके बाद पैकिंग का, लेबर का सारा खर्चा निकाल कर उसमें टोटल जो प्रोडक्ट बना दिया, मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है, और उस 100 रुपए का प्रोडक्ट जो कंपनी के अंदर बनकर तैयार हुआ, कहाँ तैयार हुआ, कंपनी के अंदर बनकर तैयार हुआ, तो जब तक वह बाहर मार्केट में नहीं जाता और जब तक उस पर कोई भी एक्स्ट्रा पूंजी नहीं कमा लेता कंपनी का मालिक, तब तक उसे कॉस्ट प्राइस के रूप में ही रखेंगे। मान लो कॉस्ट प्राइस जो भी बनता है वो रॉ मटेरियल से बनता है। अगर रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रही है, अगर वह कंपनी से बाहर मान लो चला गया ये प्रोडक्ट, अब वह चाहता है कि उस पर, कंपनी का जो ओनर है वह चाहता है कि इस पर 20% या 50% का प्रॉफिट कमाना, ठीक है, तो जितने में जो लागत मूल्य होता है, जितने में कोई प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, क्या हुआ, जितने में कोई प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ उसके लिए बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और जिस प्राइस पर कोई वस्तु बेची जा रही है, जिस प्राइस पर कोई वस्तु बेची जा रही है उसके लिए हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के यहाँ तक, है ना। मतलब जब कोई वस्तु कंपनी के अंदर बनकर तैयार होती है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। अब जब उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने लगता है, कोई भी कस्टमर हो या कोई भी कंपनी का ऑनर हो, वह जितने में एक्स्ट्रा में बेच दे, मान लो अगर कंपनी की जो भी उसकी कॉस्ट आई है, जो भी खर्चा आया है बनाने का, मान लो 100 रुपए का आया है, 100 रुपए के बाद उसने जितने भी मैक्सिमम प्राइस में बेच दिया तो वह उसका विक्रय मूल्य या एसपी हम बोल सकते हैं या सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो बात करें हम प्रॉफिट कब होता है और लॉस कब होता है, इस बात को भी अगर ध्यान में रखें तो देखो, प्रॉफिट जब होता है, मान लो कोई वस्तु, हम आपके डिस्कस करते हैं सीपी और एसपी। जब सीपी हमारा क्या, जब सीपी, ये सीपी है ना हमारा, ये हमारा सेलिंग प्राइस से हमेशा कम हो, बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए, सीपी लेस देन सेलिंग प्राइस, तो इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है। अगर बात करें
अगर सीपी हमारा ग्रेटर देन होता है एसपी से, तो इस कंडीशन में हमारा लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। ये बात यहां तक समझ ही गए होंगे आप लोग। मतलब जब भी कोई लागत मूल्य, ये जो सीपी हमारा होता है लागत मूल्य विक्रय मूल्य से कम होता है, ठीक है, तो वहां पर हमारे लिए प्रॉफिट होता है। और लागत मूल्य हमारा जो विक्रय मूल्य होता है उसकी अपेक्षा अगर ज्यादा हो जाए तो वहां पर नुकसान होता है। कहने का मतलब अगर हम समझें, अगर हमारे पास एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, और ये पेन मान लीजिए मार्केट से हम 10 रुपए का लेकर आए, और 10 रुपए को लाकर हमने इसे 8 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। मान लीजिए मार्कर था हमारा, हम कितने रुपए में लेकर आए थे? 10 रुपए में, और लाकर हमने इसे 8 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। अब इस मार्कर की कीमत कितनी बची? तो आप बोलेंगे 8 रुपए कीमत तो हो गई, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए फायदा हुआ या नुकसान? तो आप सीधे बोल देंगे सर आप 10 रुपए की लाए थे और 8 रुपए की बेच रहे हो, इसका मतलब 2 रुपए का आपके लिए नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? 2 रुपए का नुकसान हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि हम ये पेन 10 रुपए का लाए थे और 12 रुपए का बेच दिए, इसका मतलब क्या हो रहा है? 2 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। ये बात तो समझ गए होंगे। हमें लाभ कब होता है? जब कोई वस्तु का लागत मूल्य से ज्यादा उसका सेलिंग प्राइस हो तो वहां पर हमें लाभ होता है, और लागत मूल्य से अगर कम उसका सेलिंग प्राइस हो तो क्या होता है यहाँ पर? तो उसका नुकसान होता है। अगर हम ये 10 का लाए, इसका मतलब 10 रुपए हमारा लागत मूल्य है, और हमने इसको 12 में बेच दिया तो वह हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, यहाँ पर हमारे 2 रुपए का फायदा हो गया, ठीक है। अब देखें, बात करते हैं कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की अगर हम बात करें तो देखो, यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छी बात समझाने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहली बात, परसेंटेज जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो हमारा चैप्टर नंबर 1 देख लें, क्योंकि परसेंटेज ही यहाँ पर मेन है, और पूरा का पूरा खेल यहाँ पर परसेंटेज का रहता है। मान लीजिए कोई भी हम यहाँ पर आर्टिकल को अगर परसेंटेज के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट, जहाँ पर परसेंट निकालने की बात आ जाती है, तो वहाँ पर परसेंटेज का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है, ठीक है। अगर यहीं पर अगर हम बात कर लें, फिर से हम कहें कि प्रॉफिट परसेंट हमारी क्या निकालना? प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है यहाँ पर हमारे लिए, तो हम क्या कहेंगे कि सेलिंग प्राइस से हमें कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे और नीचे इनिशियल वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस रखेंगे और इनटू में 100 कर लेंगे, ठीक है। ये बात सब लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या समझ में आया कि जो प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, तो ऐसी कंडीशन में सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस अगर घटा दें, ठीक है, सेलिंग प्राइस से अगर कॉस्ट प्राइस को हम घटा दें तो कॉस्ट प्राइस पर जो भी नंबर कैलकुलेट होता है उसके लिए हम प्रॉफिट परसेंट बोल देते हैं। इतनी बात आप लोगों की समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर हम बात करें लॉस परसेंट की, ठीक है, लॉस परसेंट की, तो लॉस परसेंट में एक्चुअल होता क्या है? जो हमारा सीपी होता है यानी कि जो क्रय मूल्य होता है वो हमारा विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाता है तो विक्रय मूल्य से तो क्रय मूल्य घटाएंगे नहीं भाई, बड़े से ही तो छोटे को घटाएंगे। अब जब बड़े से छोटे को घटाएंगे इसका मतलब यहाँ पर सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी, इतनी बात सब लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जब परसेंटेज की बात आए तो वहां पर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है और लॉस परसेंट क्या होता है, ठीक है। अगर यहीं पर हम एक बात बोले आप लोगों से कि एक व्यक्ति है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को समझाने के लिए उठा लेते हैं कि एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल ₹4 में खरीद कर
5 रुपए में बेच दिया, है ना। तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसने कोई आर्टिकल 4 रुपए में खरीद कर और 5 रुपए में बेचा है, इसका मतलब अगर उसका खरीदने को, या तो जब मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो जो कंपनी में प्रोडक्शन होता है तो वह हमारा सीपी होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर खरीद कर बेचा है, ठीक है, तो जो व्यक्ति अगर मान लो कोई आर्टिकल पेन है, उसने जितने रुपए में खरीदा है वो इसके लिए फिर कॉस्ट प्राइस बन जाता है। ठीक है, हम बात करें अगर इसने 4 रुपए में खरीदा है, 4 रुपए में क्या किया, खरीदा है, हालांकि ये जिससे खरीदा है, जिससे खरीदा है, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करना, जिससे खरीदा है ना, अगर मान लो किसी दुकानदार से खरीदा है, ठीक है, अगर मान लो कोई दुकानदार है, यहाँ पर कोई दुकानदार ए है, ठीक है, अगर इसने ए से खरीदा है, ठीक है, अगर इसने क्या किया, ए से खरीदा है, इसका मतलब ए के लिए क्या है, ए के लिए विक्रय मूल्य। ठीक है, ए के लिए क्या है, ए के लिए विक्रय मूल्य। ठीक है, और अगर इसने खरीदा है, ठीक है, जिसने खरीदा, जो खरीदता है उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए हो जाता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसने खरीद कर फिर क्या किया, इसने 5 रुपए में बेच दिया, बेच दिया। ठीक है, बेच दिया इसने। ठीक है, इसने आर्टिकल को 4 रुपए में खरीदा, मतलब खरीदा तो इसका क्या बन गया, क्रय मूल्य, और ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। दुकानदार का कोई यहाँ पर रोल है नहीं, तो दुकानदार को हम हटा देते हैं। ठीक है, वैसे भी इसको हटाने में ही फायदा है। ठीक है, अब जब इसको बेच दिया, 4 रुपए में खरीदा और 5 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब हुआ क्या, 1 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है, अगर हम सिर्फ लाभ की बात करें तो लाभ कितना हुआ है, यहाँ पर हमारा लाभ सिर्फ 1 रुपए का हुआ है। ठीक है, और हम लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम एसपी माइनस सीपी अपॉन 100 अपॉन सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखवाया भी था आप लोगों के लिए। ठीक है, देखो अभी हम फॉर्मूले से आप लोगों के लिए समझा रहे हैं। ठीक है, और एक बार आपके दिमाग में ये बात घुस गई कि कैसे करके परसेंटेज के थ्रू हम प्रॉफिट एंड लॉस को कर सकते हैं, तो फिर आने वाले टाइम में आपके लिए हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करवाते रहेंगे, और बिना फॉर्मूले के ही क्वेश्चन बहुत अच्छे बनेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो आज हम आप लोगों के लिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ठीक है, आज क्वेश्चन क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि आज हम सिर्फ बेसिक इसका बता रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट लॉस, 2-4 ही क्वेश्चन करवाएंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन करवाएंगे वो कल की क्लास में होंगे। ठीक है, देखो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हमने लिख दिया है, क्या लिखा है, एसपी। देखो एसपी क्या है, 5 में बेचा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य। ठीक है, एसपी मतलब 5, सीपी क्या है, 4 अपॉन सीपी का मतलब 4 इंटू 100। ठीक है, 5 से 4 गया, 1 बचा, अपॉन 100 अपॉन 4 इंटू 100। जब 4 से इसको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, ये बात तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अगर ये बात समझ में आ गई है तो देखो फिर क्वेश्चन को, अब इसको देखो बाई ट्रिक कैसे करेंगे। देखो हमारी जो इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू मतलब समझते हो, जो हमारी प्रारंभिक वैल्यू होती है। अगर प्रारंभिक वैल्यू की बात करें, देखो प्रारंभिक वैल्यू की जरूरी नहीं है कि वो छोटी हो या बड़ी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जो वैल्यू हमारी प्रारंभ में होती है, मान लीजिए ये 4 रुपए, बात सबसे पहले 4 रुपए की चली थी, है ना, ये 4 रुपए हमारी यहाँ पर इनिशियल वैल्यू है, क्योंकि सबसे पहले उसने आर्टिकल को 4 रुपए में खरीदा था। ठीक है, अब जब 4 रुपए में खरीदा था तो प्रारंभिक वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 4। ऐसी कंडीशन में जो हमारा लाभ होता है, जो हमारा लाभ होता है उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो हमारा लाभ होता है उसको ऊपर रखते हैं,
और जो हमारी इनिशियल वैल्यू होती है मतलब प्रारंभिक वैल्यू उसको अपॉन में रखते हैं और मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100। जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 25%। ठीक है, ये बात आप लोगों की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर ये बात भी समझ में आ चुकी है आप लोगों के लिए तो अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा एक चीज और रह गई यहाँ पर हमारी, देखो हमने सिर्फ आप लोगों के लिए अभी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है, दो प्राइस बताने अभी, मतलब लागत मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, दूसरी बात एक प्राइस होता है हमारा एमआरपी। ठीक है, एमआरपी का क्या यूज होता है, देखो आज के टाइम पर दुकानदार बहुत चूतिया बनाते हैं कस्टमर्स को, वह डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट किस तरीके से देते हैं, वो जब भी डिस्काउंट देते हैं तो एमआरपी पर डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, देखो इस चीज को देखो, अगर मान लो आप लोगों ने 3 तरीके के प्राइस सुने होंगे, सीपी, एसपी और एमआरपी। ठीक है, सीपी हमारा क्या होता है, लागत मूल्य। लागत मूल्य देखो इसमें थोड़ा टाइम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक बार इस चीज को समझ जाओगे तो क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करोगे। ठीक है, सीपी हमारा लागत मूल्य होता है और एसपी हमारा विक्रय मूल्य होता है। एसपी हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। और एमआरपी क्या होता है, एमआरपी हमारा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब इसको हम बोल देते हैं अंकित मूल्य। देखो अंकित मूल्य, अंकित मूल्य से अगर हम मतलब समझें, देखो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, इसको समझने पहले लागत मूल्य को हम बता भी चुके हैं कि जितने की कोई खर्चा आता है, ठीक है, कोई आर्टिकल बनने में खर्चा आता है वो हमारा लागत मूल्य हो जाता है। विक्रय मूल्य वो होता है जिस पर कोई आर्टिकल की सेल होती है। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखा होगा कोई भी जब सामान लेने जाते हैं मार्केट से तो वहां पर देखा होगा आप लोगों ने एक इस तरीके का रेट पड़ा होता है। ठीक है, और दूसरा इस तरीके का रेट पड़ा होता है। ठीक है, ये दोनों तरीके के रेट पड़े होते हैं। अगर आरएस मतलब रुपए की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, अगर रुपयों की बात करें हम यहाँ पर तो होता क्या है कि ये जो वैल्यू होती है ये फिक्स, अगर मान लो किसी का रुपए 5 रुपए है तो 5 रुपए का ही मिलेगा। कोई भी दुकानदार इस तरीके के मूल्य पर कभी डिस्काउंट नहीं देता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है हमारी पहले से ही फिक्स करके रखे होते हैं। ठीक है, और अगर डिस्काउंट देता है कोई दुकानदार तो किस पर देता है, एमआरपी पर। एमआरपी पर कब देता है, देखो एमआरपी का मतलब होता है कोई वैल्यू की वो देखो पहले से ही बढ़ा के डाली हुई वैल्यू होती है। मान लो अगर कोई आर्टिकल 20 रुपए का है तो वो पहले से 50 रुपए लिख देंगे, उसके बाद बोल देंगे 50% डिस्काउंट। ठीक है, क्या बोल देंगे 50% डिस्काउंट, इसका 50% निकाल देंगे, 25 रुपए से 5 रुपए का फायदा बिक्री हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ पाए। देखो जब भी डिस्काउंट अगर मिलता है तो किस पर मिलता है, एमआरपी पर। हमारे लिए कभी इस रेट पर डिस्काउंट नहीं मिलता, इस रेट पर डिस्काउंट नहीं मिलता। अगर फिर भी हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी दुकानदार ऐसा कर ही नहीं सकता कि वह इस रेट पर डिस्काउंट दे दे या इस रेट पर डिस्काउंट दे दे। देखो हम बात बताएं आपके लिए, अगर कोई बहुत बड़ा दानदाता हो, ठीक है, और वो सिर्फ दान पुण्य के ही हिसाब से अपना रोजगार चला रहा होगा, कमाना नहीं चाहता है, ठीक है, तो लागत मूल्य पर भी छूट दे सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस मार्कर की, इस पेन की, ठीक है, हालांकि ये मार्कर हमारे लिए 10 रुपए का पड़ा है, ठीक है, और मैं इसको 5 रुपए में बेचूं, कोई रोक तो नहीं लेगा, नहीं रोकेगा ना। जब कोई नहीं रोक सकता इसका मतलब हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ठीक है, जब कोई भी दुकानदार अपनी मर्जी से चाहे इस पर डिस्काउंट दे दे चाहे इस पर डिस्काउंट दे दे, वह उसकी मर्जी है। वैसे मोस्टली 99% केसेस में होता क्या है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पर दिया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब तक तो हमने समझा था प्रॉफिट परसेंट, ठीक है, अब समझते हैं हम लॉस परसेंट। अब बात करते हैं हानि।
हानि हमारी कब होती है, हानि हमारे लिए कब होती है, बात ये आती है कि हानि हमारे लिए होती कब है। देखो जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है, ठीक है। जब हमारा सीपी हमारा एसपी से ज्यादा होता है तो ये यहाँ पर हमारे लिए हानि मिलती है, ठीक है। अगर हम बात करें वही से फिर से इस मार्कर की, अगर ये मार्कर मैं 50 रुपए का लाया हूँ, ठीक है, और मैं इसको 40 रुपए का बेचना पड़े किसी कारणवश, हालांकि कोई नहीं बेचना चाहता हानि लेकर, ठीक है, तो ये हमारे लिए देखो अगर ये कितने का लाया मैं 50 का, ठीक है, बेचा कितना 40 का, इसका मतलब क्या हुआ 10 की हमारे लिए क्या हो गई हानि हो गई। ये बात समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। जब 10 रुपए की हानि हो गई तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए। अब देखो हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट देखो जब सीपी बड़ा है तो जाहिर सी बात है सीपी में से एसपी घटाएंगे। अब जब सीपी माइनस एसपी, अब देखो यहाँ पर चाहे वो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या लॉस परसेंट निकालना हो, अपॉन में हमेशा सीपी को ही रखते हैं इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा हानि परसेंट का, ठीक है। आप लोगों की बात ये समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। देखो फॉर्मूले मैंने 2 बता दिए हैं, चाहो तो दोनों को नोट करके रख सकते हो। फिलहाल अगर समझ गए ढंग से तो हम फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, आपके लिए बिना फॉर्मूले के ही मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है। अच्छा अब बात चलो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 510 रुपए में बेचकर 70% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। देखो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन लिया है हमने। एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 510 रुपए में बेचता है, अब जब 510 में बेचता है तो वह 70% का लाभ कमाता है, ठीक है, तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें लाभ की, ठीक है, अगर लाभ कितना कमा रहा है ये 70%, यानी कि हम अब हमने परसेंटेज में आप लोगों के लिए एक चीज सिखाई थी कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से बाद में करेंगे, पहले ऐसे ही बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप लोगों के लिए करके बताते हैं। देखो हम कह सकते हैं कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। अब बात आती है क्या कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा। अगर वस्तु का क्रय मूल्य मान लो 100 रुपए था, ठीक है, अब 100 रुपए से उसने 70% का लाभ कमाया तो कितना हो गया 170। ये बात तुम लोगों के समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। भाई जब 70% का लाभ कमाया तो कितने का बेचा उसने 170 का, ठीक है। हालांकि उसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है। देखो जो परसेंटेज की बात आती है, अच्छा मैं एक बात बोलूँ आप लोगों से कि किसी व्यक्ति ने एक क्लास में मान लो अगर 70 बच्चे पास हो गए, ठीक है, तो फेल कितने हो गए सिर्फ। अब कोई आंसर देगा कि 30 फेल हो गए, कोई बोलेगा 40 फेल हो गए। एक्चुअली यहाँ पर कोई बता ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्लास में स्टूडेंट कितने हैं। अगर हम यही बात ये बोले कि 70% विद्यार्थी फेल हो गए, इसका मतलब वहां पर जो प्रतिशत का हमने बार लगा दिया तो क्या है टोटल 100% होता है। अब 70% अगर फेल हो गए इसका मतलब पास कितने हो गए 30% पास हो गए। ये बात आप लोग समझ पाए अच्छी ढंग से, ठीक है। अब देखो कोई 70% का लाभ कमाता है, इसका मतलब 100 से लेकर वह 170 पे पहुंच जाता है, ठीक है। अगर यहीं पर हम इसका रेशियो निकालें, रेशियो कितना हो जाएगा 10 से 70, ठीक है। उसके बाद बोला गया है ये 510 रुपए है, ये जो 510 रुपए है ये उसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। अगर ये 17, ये वाला 17 है ना, ये इसका विक्रय मूल्य है, ठीक है। अगर इसका विक्रय मूल्य 17 एकम 17, 17 तिया 51, ठीक है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई 30%, ठीक है। तो 10% की वैल्यू देखो हमारे लिए 1%
यहाँ पर निकल के आ गया। अच्छा, वस्तु का लागत मूल्य, देखो लागत मूल्य इसका मतलब यही वाला था, ठीक है, और ये विक्रय मूल्य था, ठीक है। अब हमारे लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ पर 10 और 17 का रेशियो बना लिया था हमने, इसका मतलब हमें 10 की वैल्यू चाहिए, 10 की वैल्यू चाहिए तो 10 जीरो लगा देंगे दोनों तरफ, ठीक है, आंसर आ जाएगा निकल के। देखो आंसर तो आ गया निकल के, लेकिन बहुत से बच्चे अब भी ऐसे हैं जिनके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। क्यों समझ नहीं आया होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ ट्रिक ब्रेक लगा के अपने आप सोल्व कर दिया, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। चलो एक बार मैं दोबारा से इसको बताने की कोशिश करता हूँ, फॉर्मूले का यूज नहीं किया ना, इसलिए देखो क्वेश्चन में बोला गया है एक व्यक्ति किसी वस्तु को 510 रुपए में बेचकर 70% का लाभ कमाता है। देखो अगर यहां पर हम बोले कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या है, देखो हमें अगर नहीं पता होता है और वो चीज अगर हम परसेंटेज में माने तो 100% मानते हैं। मान लिया हमने वस्तु का लागत मूल्य 100% था, ठीक है। यही विक्रय मूल्य की अगर बात करें, किसकी बात करें, विक्रय मूल्य की, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 170%, ठीक है। अब देखो यहां पर इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, देखो क्योंकि 70% का लाभ बोला था उसने, जब 70% का लाभ हुआ इसका मतलब 170 ही हमारा विक्रय मूल्य बना, ठीक है, 170 हमारा विक्रय मूल्य बना। अब 117% की वैल्यू ये दी है, विक्रय मूल्य हमारा कितना है 510, ठीक है, 8 2 17 दिया 51, ठीक है, मतलब 1% यहां से कितना आ गया 3। हमारे लिए क्या चाहिए, लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या है हमारा 100, तो 100 कितना हो जाएगा, 100 हमारा कितना हो जाएगा 300, ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कोशिश करी है इस क्वेश्चन को समझाने की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगर क्वेश्चन समझ में आए तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दो, ठीक है, अपने फ्रेंड्स लोगों को बता दो ताकि वो भी आकर यहाँ पर जुड़ जाएं और सेशन को एंजॉय कर सकें और आने वाले एग्जाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्म कर सकें, ठीक है। रोहित एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम में खरीदे तथा 600 रुपए कम में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। बताओ लागत मूल्य क्या है। देखो क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही जबरदस्त है। देखो यूपीएसआई में मुझे नहीं लग रहा कि ये क्वेश्चन इससे ज्यादा हाई आएगा भी, ठीक है, इससे ज्यादा हाई नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो हम और ज्यादा सीरियल लेवल का यहाँ पे करा देंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। देखो अगर कोई रोहित है ना, उसने एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर वह 20% लाभ पर बेचता है, उसके बाद बोला गया कि 10% कम में खरीदे तथा रुपए 600 रुपए कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है, ठीक है। रोहित ने क्या किया है, यहाँ पर एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यहाँ हम बोले कि 100 रुपए वाला, मान लो वस्तु की पहले जो कीमत थी वो 100% थी, अब 120% पर इसने बेचा है, ठीक है। यदि वह 10% कम में खरीदे, देखो 10% कम में खरीदने का मतलब लागत मूल्य, ठीक है। पहले हमने लागत मूल्य कितना माना 100, अब बोला कि 10% कम में खरीदे। 10% कम में खरीदने का मतलब क्या है कि वह 90 में खरीदे। देखो इससे बाद 10% कम कितना हो गया, 90 हो गया, तथा 600 रुपए कम में बेचे। हम रुपए की बात बाद में कर लेंगे, पहले बात किसकी करते, सिर्फ परसेंटेज की। जितने भी परसेंटेज की, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा, ठीक है, अगर क्वेश्चन मानो बहुत बड़ा है तो उसको क्वेश्चन को सोल्व करने की जो हम स्टार्टिंग करते हैं वो यहाँ से नहीं करते हैं, ठीक है। कहाँ से करते हैं, नीचे से, यहाँ से करते हैं कि कहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। ऐसे ही हमने सबसे पहले हमने बोला कि हम पहले प्रतिशत से ही निपट लें, बाकी ये 600 रुपए से बाद में निपट लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेन रोल किसका यहाँ पर प्रतिशत का है। अब तो बोला गया कि 30% का लाभ होता है,
अब भाई एक बात बताओ, जब 90% उसका कॉस्ट प्राइस है, इस पर 30% का लाभ होता है, ठीक है, तो 90 पर हम 30% का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 90 का 30% निकालेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 9 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, इसका मतलब 90 में जब हम देखो 27 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 170। यहां तक बात सभी बच्चों के समझ में आ गई है, ठीक है, क्योंकि अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है। अगर यहां तक बात समझ में नहीं आ रही है तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि उसमें पहले बोला गया रोहित किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, कि रोहित ने किसी वस्तु का मूल्य जो था उसे पता नहीं था, उसने क्या किया? 100% मान लिया, ठीक है, ये रोहित है, इसने 100% मान लिया, उसको 20% लाभ पर बेच दिया, या क्या 20% लाभ पर बेच दिया। अब जब 20% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब उसने क्रय मूल्य की तरफ विक्रय मूल्य कितना बना दिया? 120%। इसी में बोला कि अगर वो 90% कम में खरीदे, क्वेश्चन को कहने का मतलब कि वही अगर कॉस्ट प्राइस की कीमत 10% कम हो, कॉस्ट प्राइस की कीमत अगर 10% कम हो, इसका मतलब कीमत कितनी हो? 90%, ठीक है। और क्या है कि 30% का 600 रुपए कम में बेचे तो 30% का लाभ होता है। अगर हम इस पर 30% का लाभ इसमें ऐड करें तो 9 27 निकाल कर हमने ऐड कर दिया, तो बोला गया कि 600 रुपए का लाभ होता है, ठीक है, 600 रुपए कम में बेचे। अब देखो यहाँ कितना कम हो रहा है? 3%। क्वेश्चन में कितना कम करवा रहा है? 600, ठीक है। क्वेश्चन में बस समझने का यही एक ट्विस्ट था, अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन में वास्तव में कुछ नहीं है। तो लागत मूल्य पूछा गया, लागत मूल्य 100 होता है, 3 दूनी 6, ठीक है, 1% की वैल्यू 200। अब डबल जीरो मतलब 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000, ठीक है। अगर ये 20,000 है, ठीक है, तो इसका लागत मूल्य कितना आ गया? 20,000, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15 वस्तु का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा है लेकिन ट्रिकी है, अच्छा क्वेश्चन है, और इसको एक बार बनाने की कोशिश करें। देखो हम एक बात आप लोगों के लिए पहले भी बोल चुके हैं, जो क्वेश्चन आप लोगों को समझ नहीं आता है तो वह वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, अगर समझ आता है तो अब भी बता सकते हैं। अगर मान लो कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम तक पहुंचाने की कोशिश करें, ठीक है। हमारी फेसबुक आईडी पर भी जुड़ सकते हैं, बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो हमने आप लोगों के लिए बता ही दिया है, एग्जाम वॉरियर स्टडी चैनल हमारा टेलीग्राम चैनल है। वहां पर अगर क्वेश्चन को पोस्ट करोगे तो क्वेश्चन हम तक पहुंच जाएगा और हम आप लोगों का सॉल्यूशन दे पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत की गणना करें, ठीक है। अगर 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, ठीक है, 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 15 वस्तुएं हैं ना, अगर उनका हमें प्राइस चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, तो क्या करें, हम 12 वस्तुओं को बेच दें और 15 वस्तुओं के मूल्य के बराबर हमारे लिए पैसे मिल जाते हैं। क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं कि क्वेश्चन में बोला गया कि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर मान लो 15 वस्तुएं हैं, क्या है, 15 वस्तुएं हैं, अगर 15 वस्तुएं हैं, ठीक है, और उन 15 वस्तुओं का जो मूल्य है वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। अगर 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब यहाँ पर इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है? 3% का, ठीक है, कितने का डिक्रीमेंट है? 3%, 3 का, ठीक है। अगर 3 का डिक्रीमेंट है तो देखो क्वेश्चन को, क्वेश्चन में अगर मान लो कोई व्यक्ति था, उसने 15 वस्तुएं खरीदी, ठीक है, कितनी वस्तुएं खरीदी? 15 वस्तुएं खरीदी। 15 वस्तुएं खरीद कर उसने 12 वस्तुओं को बेच दिया और उतना पैसा निकाल लिया जितने में खरीदी थी। क्वेश्चन को कहने का मतलब समझ पाए?
कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है, उसने 15 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी उतने में ही 12 वस्तुएं बेच दी, ठीक है, जितने में 15 वस्तुएं खरीदी उतने में ही 12 वस्तुएं बेच दी, इसका मतलब उसे लाभ कितने का हो गया, 3 वस्तुओं का, ठीक है। अब जब 3 वस्तुओं का लाभ हो गया तो 3 वस्तुओं का लाभ किस पर हुआ है, ये देखो सीपी पर हुआ है, 3/15 इंटू 100, ठीक है, 3 पंजे 15 और ये कितना आ गया 20%, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। किसी व्यक्ति ने 15 वस्तुओं का जो लागत मूल्य था वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा बोला गया था। उस व्यक्ति ने 15 वस्तुएं खरीदी और क्या किया कि 12 जो वस्तुएं थी उनको बेच दिया और 15 वस्तुओं के मूल्य के बराबर उसने पैसे वहां से कमा लिए, ठीक है। इसका मतलब 3 वस्तु उसके पास ऐसी बच गई जो उसके लिए प्रॉफिट बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब समझ पाया। तो ये यहाँ पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा 20%, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत बताओ। अब देखो 16 वस्तुओं को बेचने पर 4 वस्तुओं के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताओ। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने 16 वस्तुएं बेची, ठीक है, और 16 वस्तुएं बेची तो उसने ये पाया कि उसकी जो एक्चुअल कीमत थी उससे 4 वस्तुओं के बराबर जो कीमत थी उससे भी कम रुपए मिले। तो मेरे कहने का मतलब समझ पाया आप लोग कि 16 वस्तुएं जो थी, उसने अगर 16 वस्तुएं बेची, ठीक है, और 4 वस्तुओं के बराबर हानि होती है, इसका मतलब उसे वस्तुएं कितनी बेचनी चाहिए थी 20, तभी तो हानि नहीं होगी 4 वस्तुओं की। भाई 4 वस्तुओं के बराबर जब हानि हो रही है इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है, और उसने 4 वस्तुओं के बराबर हानि हो रही है, ठीक है, इसका मतलब समझ पाए आप लोग कि जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, इसलिए ही उसने जब 20 वस्तुएं बेची तब 16 वस्तुओं के बराबर पैसे मिल पाए उसके लिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि वहां पर उसने 4 वस्तुओं के बराबर हानि प्राप्त की है। इसका मतलब कि उसने जो 16 वस्तुएं बेची हैं, ये जो 16 वस्तुएं बेची हैं, ये 20 वस्तुओं को अगर बेचता तब इसके बराबर प्राइस मिल पाती, ठीक है। क्वेश्चन का कहने का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, 4 का इंक्रीमेंट, ठीक है। जब 4 का इंक्रीमेंट हुआ है किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर। हमारे लिए क्या करना होता है, कॉस्ट प्राइस पर भी कैलकुलेट करते हैं, 4/16 इंटू 100, 4 चौक 16, 4 25, ठीक है, 25%। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन को बहुत ही ढंग से समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। अगर समझ पाए हो तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दो। यदि किसी वस्तु को, क्वेश्चन तो ये भी सही है, यदि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, यदि उसे 20% लाभ पर बेचना चाहे तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है और उसे 20% लाभ पर बेचना चाहे तो विक्रय मूल्य बताओ। देखो इस क्वेश्चन को अगर परसेंटेज में करें तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमने जो फ्रैक्शन वैल्यू आप लोगों के लिए बताई थी, सिर्फ फ्रैक्शन वैल्यू को देखेंगे और आंसर आएगा, ठीक है। एक बार हमसे आप लोगों को समझाकर बताते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन वैल्यू से हम 2 शब्दों में इसका आंसर डालेंगे, वो भी बताएंगे कैसे आएगा, ठीक है। अब देखो किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 720, ठीक है। अब 720 में जब उसने बेचा तो 20% की हानि होती है, मतलब कह सकते हैं
कि सेलिंग प्राइस जो है वो 80% है, या हम कह सकते हैं कि 720 की जो वैल्यू है वो 80% है। ठीक है, समझ पाए आप लोग इस चीज को? ठीक है। इसके बाद बोला कि यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचना चाहे, यदि वह उसे 20% लाभ पर बेचना चाहे, मतलब अगर 120% पर अगर बेचना चाहे तो क्या होगा? अगर 120% पर बेचना चाहे तो क्या होगा? देखो, अगर 120% पर बेचना चाहे, इसका मतलब हमारे लिए ये जो 720 रुपए दिए हैं इसकी वैल्यू कितनी है? 80%। हमारे लिए क्या चाहे? 120। भाई 20% लाभ ही तो चाहिए उसके लिए। देखो 20% लाभ चाहिए। अब आप बोलेंगे सर 80 से 20 जोड़ेंगे तो सब 120 कैसे हो जाएगा? ठीक है, इसको हम दोबारा से समझाते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये सेलिंग प्राइस है हमारे लिए चाहिए होता है सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, क्योंकि एक बार अगर कॉस्ट प्राइस अगर मिल गया, एक बार अगर कॉस्ट प्राइस मिल गया तो हम उससे कोई सी भी वैल्यू, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी हानि, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करें। कॉस्ट प्राइस देखो 720 हमारा क्या है? 80%, और कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? 100%। 8 से ये 0 से 0 कट गया, 8 में 72, मतलब कितना हो गया? 900। ये 900 हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है कि 20% लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए, इसका मतलब ये हमारा कितना है? 100%। हमारे 20% लाभ चाहिए, मतलब 120 चाहिए। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 12 में 108, और 1080 हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। 1080 हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। ये बात आप लोगों के दिमाग में बहुत ही अच्छे से आ गई है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि वह 20% हानि पर बेचता है, इसका मतलब 5 से, देखो अगर इसी क्वेश्चन को हम बाई ट्रिक करना चाहें, 5 से 4 पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि 20% लाभ पर बेचना चाहे, इसका मतलब 5 से 6 पर बेचना चाहे। ठीक है, जब 4 की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर? 720, 720 दिए, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32। ठीक है, और इसकी जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे 600 में 6 48, 4 6 एकम 6 4। देखो आंसर इतने से बीच में ही आ गया। ठीक है, बस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमारे लिए क्या पता होना चाहिए? फ्रैक्शन वैल्यू। ये जो फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। जिसके लिए फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है वो क्या कर सकते हैं? वो परसेंटेज का हमारा पार्ट 1 देख सकते हैं, उसमें हमने फ्रैक्शन वैल्यू को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया हुआ है। ठीक है, और जब फ्रैक्शन वैल्यू एक बार आप लोगों के लिए लर्न हो जाएंगी, उस पर प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर ये क्वेश्चन को इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास, और जय हिंद, और बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। थैंक यू।